साथियों, आज हम हैं एक चर्चित चेहरे, युवा चेहरे, आम आदमी पार्टी के दावेदार, नड़वा हलके से जिताऊ कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के उमेश शर्मा जी के साथ। शर्मा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सर, और आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। धन्यवाद शर्मा जी। शर्मा जी, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप जो कर रहे हैं, जो पब्लिक के लिए कर रहे हैं, एक एनजीओ भी आप रन कर रहे हैं, उस एनजीओ का क्या मकसद है और किस मकसद को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि हमें इस प्रकार का काम पब्लिक के लिए करना चाहिए? देखिए सर, फ्रैंकली मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जितने भी हम सारे लोग हैं, ठीक है, जब भी हम लोग आउटडोर में जाते हैं और जो बच्चे हमसे भीख मांगने के लिए आते हैं, तो हर आदमी ये सोचता है कि ये बच्चे इस उम्र में जो भीख मांग रहे हैं, इन्हें पढ़ना लिखना चाहिए। सबके दिमाग में ये चीज़ आती है और सब लोग चाहते हैं, क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि हम लोग इनके लिए कुछ कर सकें। तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ सब लोगों को कि कोई भी आदमी अगर कुछ करना चाहता है समाज के लिए, उसमें उसकी खुद की ज़ील से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, तो मेरे को ये लगता है कि पिछले 12 साल से जो हम लोग बच्चों को पढ़ाया हम लोगों ने, तो ऊपर वाले का आशीर्वाद था, उसने हमें चुना कि आप लोग हमारी जगह पे इन बच्चों की सेवा कर पाओ। तो ये सेवा जो कर पाए हम लोग, उसके पीछे एक ही मकसद था कि हर बच्चे को एजुकेशन मिले, और अगर गरीब के बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले तो वो भी वहाँ पे पहुँच सकता है जहाँ पे शायद अमीर का बच्चा ना पहुँच सकता है। तो यही 12 साल में हम लोगों ने कोशिश करी, और 12 साल में जो रिजल्ट आए उसने ये बता दिया कि एक चाय बनाने वाले का बेटा आज IIT बनारस के अंदर है, एक घरों में झाड़ू पोछा करने वाली की बेटी जिसका पति भी नहीं था, उसने अपनी बेटी को IIT का मेंस क्रैक करवा दिया, एक औरत जिसको घर से इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उसकी 4 बेटियां हो गई थी, ठीक है, आज उसकी एक बेटी IIT मेंस क्रैक करके और एक बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। तो ये हम लोगों ने पिछले 12 साल में स्थापित किया कि गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले तो वो कामयाब हो सकता है। तो मुझे यही लगता है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद था, वो करवाना चाहता था, तो हमारे हाथ से वो सारी चीज़ें हो गई। नहीं, इसके अंदर आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? लोग आपके पास खुद आते हैं, गरीब के बच्चे, या आप उन लोगों के पास जाते हैं? किस प्रकार से आपका एनजीओ काम कर रहा है? क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, और इंटरेस्टिंग क्या जिज्ञासा भी उत्पन्न हो रही है कि आप जैसे पढ़े लिखे, आप इंजीनियर हैं पेशे से, ठीक है, फिर भी आपके मन के अंदर इस प्रकार की पहल करने की इच्छा कैसे आई कि मैं ये काम उस आम आदमी के लिए काम करूं, मैं गरीब के लिए काम करूं? ये प्रेरणा कहाँ से मिली और किस प्रकार से आप लोगों ने संगठित होकर इस चीज़ को आगे बढ़ाना? देखिए, मैंने पहले भी बोला कि करना सभी चाहते हैं जी। सब लोग ये सोचते हैं कि कोई बच्चा भीख मांगने आए तो वो पढ़ाई करे, लेकिन बस ये है कि हम लोगों ने सोचा नहीं, हम लोगों ने कर दिया। और आज क्या होता है कि जब आप एक जगह पे पहुंच जाते हो तो पहले आपको पता नहीं चलता कि आप कैसे हो, लेकिन जब आप लास्ट पॉइंट पे पहुंच के पीछे देखते हो अपनी जर्नी को, तब ये समझ में आता है, मुझे तो ये समझ में आता है कि हम लोग तो चल ही नहीं रहे थे, कोई फोर्स थी, ऊपर वाले का आशीर्वाद था जो हमें चला रहा था, और बच्चों के माँ बाप की दुआएं थी जो उनके बच्चों को और हमें आगे बढ़ा रही थी। तो मुझे ऐसा ही लगता है सर। देखो, ये मैं आपको उमेश जी बीच में रोकूंगा, ये बड़ा आसान है, चाहता तो मैं भी हूँ कि मैं किसी ज़रूरतमंद की मदद करूं, लेकिन जब मैं मदद करने जाता हूं ना, तो मेरे सामने चैलेंज ही आता है कि किस प्रकार से मैं मदद करूंगा। मैं अपने खर्चे से मदद करूंगा या मैं संगठित होकर मदद करूंगा, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो आपने किस तरीके से इस चैलेंज से अपने आप को निकाला? सर, मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने सिर्फ इतना ठान लिया था कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, और कैसे पढ़ाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे, वो समय के साथ हम लोग सीखते चलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ज़ील, कि जब हम लोगों ने ये फैसला कर लिया कि जो भी गरीब का बच्चा है, जो भी जिस जगह पे हम लोगों ने अपना स्कूल बनाया, तो वहाँ पे बच्चे को पढ़ा लिखा के कामयाब कर दें। और हम लोग एक चीज़ स्थापित करना चाहते थे कि जो सरकारी स्कूलों के अंदर एक व्यवस्था थी, वो ये कहती थी कि एक चैलेंज होता है ना, लाइफ में एक चैलेंज मिल जाता है। तो हम लोग जब गए तो उन्होंने बोला कि सरकारी स्कूल में पढ़ा तो रहे हैं, 70-80 हज़ार की मैडम है तो सही, आपको खोलने की क्या ज़रूरत है, आप क्यों पढ़ाना चाहते हो बच्चों को? तो जब स्कूल में मिले तो स्कूल वाले बोले कि इनके माँ बाप इन्हें पढ़ाना ही नहीं चाहते, वो तो सिर्फ दलिया खिलाने के लिए और सिर्फ जो वजीफ़ा मिलता है उनके लिए बच्चे भेजते हैं।
जो सिस्टम है वो ब्लेम कर रहा था एक गरीब आदमी को, एक गरीब माँ को, एक गरीब के पिता को। तो हमने वो चैलेंज स्वीकार किया और हमने 12 साल में स्थापित कर दिया कि हर गरीब माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख के कामयाब हो। हर गरीब माँ बाप ये चाहता है कि जो कष्ट उसने काटे उसके बच्चे ना काटें। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने 12 साल मेहनत करी और समाज के अंदर ये स्थापित कर दिया कि पढ़ाना तो सारे चाहते हैं, कोई दलीय के लिए नहीं भेजता। सारे ये चाहते हैं जो डीसी के बच्चे को शिक्षा मिले वो हमारे बच्चे को भी मिले, लेकिन ये व्यवस्था दे नहीं रही। तो आज इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोगों ने, सामाजिक तौर पे व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता, व्यवस्था परिवर्तन करना है तो आपको राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो आज हम लोग राजनीतिक मंच के ऊपर वो लड़ाई लड़ने के लिए आ गए हैं। अब एक चीज़ बताइए आप कि राजनीति में आप सक्रिय हैं, राजनीति में आपकी एंट्री हुई, तो राजनीति में पार्टियां तो और भी थी, तो आम आदमी पार्टी के साथ ही जाने का कैसे सोचा? देखिए, हम लोग एजुकेशन के मुद्दे पे राजनीति करना चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो 18,000 करोड़ रुपए सरकारी व्यवस्था में खर्च होते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चों में होते हैं, उससे कुछ रिजल्ट निकले। हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से गरीब के बच्चे को कीड़ा मकोड़ा समझती हैं ये सरकारें, आपको पता है कि एक 12वीं फेल आदमी को, कंवरपाल गुज्जर को 10 साल हरियाणा का शिक्षा मंत्री बनाए रखा इस सरकार। ठीक है, तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आपको राजनीति में तो आना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी क्यों चुनी? क्योंकि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने बजट का सबसे ज़्यादा पैसा एलोकेट करती है एजुकेशन में, 25%। पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनके आसपास भी कोई नहीं है। दूसरा, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने पूरे दिल्ली के अंदर ऐसे स्कूल बनाए जिससे 6 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल में आ गए। दिल्ली में वो शिक्षा व्यवस्था है कि बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल है, बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से, जिसमें 455 बच्चों ने नीट का पेपर दिया। किन के बच्चे? मनरेगा मजदूर के बच्चे, मोची के बच्चे, चाय वाले के बच्चे। 455 में से 447 बच्चों ने नीट का पेपर क्रैक कर दिया। क्या हम लोगों ने हरियाणा में पिछले 10 साल में सुना है कि कोई भी सरकारी स्कूल से बच्चा डॉक्टर निकला हो? अगर दिल्ली में हो सकता है, 1321 बच्चे आईआईटी में क्लियर करके गए, 1321 बच्चे सरकारी स्कूल के बच्चे। सरकारी स्कूल के बच्चे आईआईटी भी जा रहे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे नीट भी जा रहे हैं, सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल छोड़ के भी बच्चे जा रहे हैं। और दुनिया का सबसे ताकतवर नेता डोनाल्ड ट्रंप, उसकी वाइफ मेलिना ट्रंप जब हिंदुस्तान में आई तो वो योगी सरकार के स्कूल देखने नहीं गई, वो खट्टर सरकार के खटारा स्कूल देखने नहीं आई। वो बोली मैं दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने जाती हूँ जिसके अंदर गरीब का बच्चा भी पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है। तो ये, और पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे खबर छपती है कि दिल्ली के अंदर एजुकेशन के अंदर रेवोल्यूशन हो रही है, शिक्षा क्रांति हो रही है। और जिस दिन वो खबर छपती है उस दिन के 7 दिन के बाद जो शिक्षा क्रांति के जनक थे मनीष सिसोदिया, उसको हिटलर सरकार उठा लेती है और जो 17 महीने बाद छोड़ देती है, उसको छोड़ना पड़ता है। नहीं, वो लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो 17 महीने से ट्रायल क्यों नहीं कर पाए? सुप्रीम कोर्ट ने बेल किस बिहाफ पे दी? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि जिस आदमी को तुम पकड़ के लेके आए हो 17 महीने से तुमने ट्रायल शुरू क्यों नहीं किया, क्यों बेल मिल गई? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जितना भी आप आज की डेट में कलयुग है, कलयुग क्या है? कलयुग ये है, वो गाना सुना होगा ना कि हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। कलयुग में क्या है कि शराब का ठेका तो गांव के बाहर खड़ा है और वहाँ पे लोग लाइन बना बना के जा रहे हैं और ठेके पे दारू लेने जा रहे हैं, और जो दूध वाला है वो घर घर जा रहा है और उसको कोई पानी का गिलास भी नहीं पूछता, रोज उसकी शिकायत करते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो आदमी जो गरीब के बच्चे को शिक्षा देने जा रहा है वो 17 महीने से सड़ रहा था, और वो बृजभूषण शरण सिंह जो कि हमारे हरियाणा की बेटियों के ऊपर अत्याचार किया, जिसने इतनी बड़ी संख्या में लड़कियों ने निकल के बोला, वो आज उसके बेटे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार इलेक्शन लड़वाती है और जितवा देती है। ये कलयुग है। तो कलयुग में जो सच्चाई है उस पर ऑपरेशन आएगा, लेकिन जो सत्य है वो न तो कभी हारता है, टाइम जरूर लगता है, उसको सताया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। तो अरविंद केजरीवाल भी 27 तारीख को बाहर आएंगे और इनको हरियाणा के अंदर। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कैसे तय कर लिया आप लोगों ने 27 तारीख को बाहर आएंगे? ये कैसे कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई आपके पास? इन्फॉर्मेशन नहीं है सर ये, ठीक है, ये एक बिलीफ है कि जितनी भी इन्होंने जो सारी चीज़ें करनी थी, ईडी के अंदर जो इनका केस होता है, ईडी के अंदर बड़ा मुश्किल होता है बेल मिलना।
ठीक है, उसमें उनको बेल मिल गई। फिर सीबीआई ने रात को तिहाड़ जेल से उठा लिया उन्हें, और जो जितने भी इनको जो जुडिशियल कस्टडी में देना था वो दे दिया। कुछ है नहीं, तो हमें लगता है उम्मीद है, और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। ह्यूमैनिटी किस पे जुड़ी हुई है? बिल्कुल ठीक बात। ह्यूमैनिटी होप पे ही जिंदा है, तो हमें होप है कि अरविंद जी 27 को आएंगे। बिल्कुल ठीक। ये उमेश जी एक चीज़ बताइए कि आपका क्या प्रोग्राम है, किस प्रकार से आपने चीज़ों को तैयार किया है कि आपके जीतने के बाद में नड़वा हल्के में क्या क्या विकास कार्यों की तुरंत आवश्यकता है जो आप पूरा करेंगे? बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, दो सबसे बड़े मुद्दे हैं नड़वा के अंदर, बेरोजगारी है, ठीक है, और उसके साथ नशा है। लेकिन आप ये देखेंगे कि जो सारी चीज़ों की जो जड़ है, ठीक है, वो अशिक्षा है। आपको पता है कि मैंने अभी चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने ये स्थापित किया था आंकड़ों के साथ में कि 100 बच्चे अगर पहली क्लास में चलते हैं तो सिर्फ 30 बच्चे ही 12वीं कर पाते हैं, 10वीं कर पाते हैं। 70 बच्चे तो 10वीं से पहले रह जाते हैं, और वो एससी कम्युनिटी की बात करें तो वो और भी ज़्यादा है। अब एक बात बताइए आप मुझे, आपसे सवाल है कि 8वीं 9वीं 10वीं फेल जो बच्चे हैं, क्या उनको कोई रोजगार मिल सकता है? नहीं मिल सकता। ठीक है, तो बेरोजगारी, देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन हरियाणा। बेसिकली वी आर क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयबल यूथ। हम लोग जो नौकरी के लायक ही नहीं है वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसलिए बेरोजगारी है। दूसरी चीज जो आपकी नशे की है, सरकार ने कमेटी बना रखी है, सरकार ने गांव के लोगों की ड्यूटी लगा रखी है कि गांव के अंदर सरपंच से और जो पुलिस महकमे वाले लोग घरों में जाएं कि जो बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं फेल हो गए वो नशे के आदी तो नहीं हो गए। ये आप कैमरी रोड पे बैठे हो, यहाँ पे 50 रुपए के लिए एक आदमी को मार दिया, रोका और पूछा कि 50 रुपए दे, वो बोला कि नहीं दूंगा पैसे, आपसे मांगेगा आप भी नहीं दोगे, उसी टाइम चक्कू मार दिए। वो पीछे गंगवा के अंदर, गंगवा गांव के अंदर एक महिला बाहर निकल रही थी, उसके सिर पे ईंट मार दी, पता चला तो स्मैकिया था, चेन तोड़ने के लिए आया था। ये जो नशा जो आ रहा है, बेरोजगारी जो आ रही है, अपराध जो आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अशिक्षा की वजह से है। मैं गांव-गांव में महिला पंचायत कर रहा हूँ, गांव में लोग बोलते हैं घर के बाहर टोकरी रहेगी तो वो गायब। मंगाड़ी गांव के अंदर शमशान घाट का गेट गायब, जहां लोहा मिला, टुट्टी मिली, जो मिला वो उखाड़ के ले गए। इसका सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा। गांव-गांव में लोग दुखी हैं, त्रस्त हैं। महिलाएं कहती है कि 6ठी क्लास में मेरा बेटा इसे ABCD नहीं आती, क्या करूंगी मैं? तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? रोड मैप ये है सर कि 18,000 करोड़ का बजट है हमारा, और आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो इसे 30,000 करोड़ रुपए करेंगे। गांव-गांव में ऐसे स्कूल बनाएंगे जिसके अंदर हर सुविधा होगी स्कूल के अंदर। अभी मैं गुंजार गांव में था कल, वहां पे महिलाएं मुझे स्कूल के अंदर लेके गई, और स्कूल के अंदर ले जाने के बाद बोली कि देखो जी इसके गेट नहीं, चार दीवारी नहीं, इतने बड़े बड़े बोझे खड़े हुए हैं, ठीक है। कहते हैं यहाँ पे जो पानी की टंकी है उसमें से निकल के जाने के लिए बोले अगर यहाँ पे कोई सांप सूप लड़ गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। उसके बाद में बोलती है कि यहाँ पे टीचर नहीं, 12 बच्चे पढ़ते हैं। एक महिला रोते हुए मुझे बोली, कहती सर आप एक बात बताओ मुझे कि मेरे पास में प्राइवेट स्कूल के बच्चे भेजने के पैसे नहीं, सरकारी स्कूल में मेरा मन ही नहीं मानता कि मैं कैसे अपने बच्चे को बर्बाद कर लूं, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? इधर कुआं है उधर खाई है। समाज के लोगों को बर्बाद कर दिया इस बर्बाद राजनीति ने। ये जब तक ये लोग प्रॉपर्टी डीलरों को चुनते रहेंगे, पैसे वालों को जो 8-8 10-10 गाड़ियां लेके इनके घरों के बीच में आएंगे और नेता बनने की कोशिश करेंगे, बड़े बड़े होर्डिंग लगाएंगे, जब तक हम लोग इस दारू की राजनीति, धर्म की राजनीति, जाति राजनीति को चुनते रहेंगे तो इन माओं की ये बर्बादी होती रहेगी। तो अब हम लोग गाँव गाँव में जाके लोगों के बीच में जा रहे हैं, महिला पंचायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर बच्चे आपके बर्बाद हैं तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, अगर बच्चे आपके बर्बाद हैं तो आपको ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इन महिलाओं ने ऐसा ट्रेलर दिखा दिया हरियाणा के अंदर। अभी नड़वा की रैली हुई 11 अगस्त को, सुनीता केजरीवाल जी आई, उस रैली के अंदर हरियाणा की पहली रैली ऐसी हुई जिसके अंदर महिलाओं ने आउट नंबर कर दिया आदमियों को। महिलाओं की संख्या 1.5 गुना थी वहाँ। वो रैली मैंने देखी है, उस रैली के अंदर काफ़ी उत्साहित थी महिलाएं भी, सारी चीज़। लेकिन एक बात बताओ ना, आप लोग बोलते हो कि हम जाति को पति को हटा देंगे, उधर से आप लोग बोल रहे हो कि जाति जनगणना करो। देखिए जो जाति जनगणना है वो जातिगत आधार के ऊपर आपका जो आरक्षण खड़ा है, ठीक है, कि किसको कितना लेवरेज मिलना चाहिए। बहुत सारी जातियां हैं जो आगे भी निकल गई और बहुत सारी जातियां पीछे भी चली गई। तो जातिगत जनगणना का मतलब ये नहीं है कि आपकी जातिगत जनगणना करा दी तो आप मुझे वोट दो, ठीक है। मैं कोई जात के नाम पे वोट थोड़ा ना मांग रहा हूँ। इतनी देर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ। शिक्षा की बात क्या है
कि जो गरीब तबका है, जो एससी समाज है या जो बीसी समाज है, जिनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, वो भी बर्बाद है। और जो जाट है, जो ब्राह्मण है, जो अगड़ी जातियां हैं, उनके बच्चे पीली बसों में बैठ के स्कूल के अंदर जा रहे हैं। गांव-गांव में सवाल पूछता हूं कि तुम सब बताओ भाई, जो पीली बसों में बच्चे बैठा के भेजते हैं, कि किसका बच्चा जो पीली बस में जाता है उसको ये पता है कि उसकी मैडम कितनी पढ़ी लिखी है। मैं इंजीनियर हूं। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं इंजीनियर क्योंकि मैं 4 साल की डिग्री लेके आया हूँ। एमबीबीएस डॉक्टर क्यों होता है? क्योंकि वो 5 साल की डिग्री लेके आता है। वकील क्यों होता है? क्योंकि वकालत की डिग्री लेके आता है। मैडम के लिए जेबीटी, बीएड, एसटेट, सीटेट, पीएचडी, नेट क्वालिफाइड, क्या है क्या ये टीचर ऐसी? यानी कि एक आदमी रोते हुए मुझे बोला, 15 एकड़ का जमींदार, एक अगड़ी जाति से आदमी यूं बोला, सर आप ठीक कहने लग रहे हो, मेरा लड़का मैंने 12वीं तो करवा दी और फिर वो बोला एसएससी करने के लिए मुखर्जी नगर जाऊंगा। 1 साल मुखर्जी नगर जाने के बाद में मुझे बोलता कि पापा आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे को ढंग के स्कूल में पढ़ा देते तो आज मैं कंपटीशन लड़ लेता। जो गरीब का बच्चा है वो तो 8वीं 9वीं 10वीं फेल होकर मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और जो थोड़े पैसे वाले हैं, जिनके 2 दाने हैं, वो पीली बसों में भेज तो देंगे, लेकिन 12वीं के बाद वो बीए एमए करके घर बैठेंगे क्योंकि कंपटीशन के लायक ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात बर्बाद है। सारे हैं जी। शिक्षा, और इसमें हम लोग कोई जाति की बात नहीं कर रहे। शिक्षा नीति में सुधार की आवश्यकता तो देखो है, सरकार भी महसूस कर रही है, आप लोगों ने किया है, दिल्ली में करके दिखाया है। और अब आप मुझे एक बात बताइए सर, कि जीतने के बाद में ये तो एक लंबा प्रोसेस होगा शिक्षा नीति को सुधारना, जो मेरे हिसाब से एक जीतने के तुरंत बाद में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? शिक्षा। एकदम कितना टाइम लगेगा इसको ठीक करने में? आप अपने गांव का ठीक करेंगे, प्रदेश का ठीक करेंगे, या एक माइलस्टोन बनाएंगे? देखिए सर, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ रहे हैं और पूरे हरियाणा के अंदर लड़ रहे हैं। ठीक है, कि मैं एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बन सकता क्या? बन सकता हूँ, क्यों नहीं बन सकता? अगर मैं एमएलए बन सकता हूँ तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर भी बन सकता हूँ। तो एजुकेशन मिनिस्टर बन के मैं नड़वा को भी ठीक कर सकता हूँ, हांसी को भी ठीक कर सकता हूँ और पूरे हरियाणा को भी ठीक कर सकता हूँ। जब दिल्ली के अंदर हो सकता है, पंजाब के अंदर शुरू हो गया है, तो यहाँ पे भी हो सकता है। और शिक्षा ठीक होती है तो आप सोचो क्या क्या ठीक होता है। शिक्षा ठीक होती है तो नशा कम होएगा, शिक्षा ठीक होगी तो रोजगार बढ़ेंगे, ठीक है, लोग अपने लायक बनेंगे। शिक्षा अगर होगी तो आपको पता है गांव गांव के अंदर जो 8वीं 9वीं 10वीं फेल जो ब्याह दिए जाते हैं, वो अपनी बीवी को नहीं, माँ को भी पीट के सोते हैं। वो जो वुमेन अब्यूज है, जो ड्रग अब्यूज है, वो भी कम होगा। और जो आप ये सोचते हो कि आप सक्षम है, आप इतने बड़े स्टूडियो में बैठे हैं, आप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बना लेंगे, लेकिन अपने घर को किला कैसे बनाएंगे? अगर हमारे बच्चों को भी हमने ठीक रखना है, अगर हमें गांव के अंदर जिस दिन आपका बच्चा पैदा हुआ उसी दिन मंगाड़ी गांव के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ होगा, आपने तो अपना बच्चे को डॉक्टर बना दिया, लेकिन वो नशेड़ी हो गया, वो 50 रुपए के लिए किसको मारेगा जिसके पास 2 दाने होंगे? नहीं, बिल्कुल दर्द है तो ये। अगर ये सारी चीजें ठीक करनी है तो शिक्षा को ठीक करनी पड़ेगा, चाहे 50 साल लग जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं 3 साल के अंदर रिजल्ट दिखने लगेंगे और 3 साल के अंदर जो उदासीनता जो पूरे सिस्टम में छाई हुई है उसको हम लोग दूर करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं सर ये जानना चाह रहा था कि आपका कोई किसी दूसरी पार्टी के साथ समझौता होने के चांसेस हैं कांग्रेस के साथ? क्या कहीं आप जेजेपी का भी मैं देख रहा था अभी दुष्यंत चौटाला जी को, कि अगर आप हमें अप्रोच करें तो हम लोग समझौता करेंगे उनके साथ। देखिए, जेजेपी का तो हमने बिल्कुल डिनाई कर दिया है, क्योंकि संदीप पाठक जी ने कल बोला कि कोई किसी भी लेवल पे बात नहीं चल रही, ठीक है, और वो बिल्कुल क्लैरिटी से उन्होंने बोल दिया है। बाकी संगठन के तौर पे जो ऊपर जो बात चल रही है वो मुझे कुछ नहीं पता। इंडिया अलायंस में भी जैसे हुआ था, अगर यहाँ पे भी होता है तो उसकी जानकारी मुझे है नहीं, ठीक है। मैं तो एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं और मूल चूल जब तक ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी हम लोग लगे रहेंगे जी। ऊपर से जो डिसीजन होगा वो ठीक है। अभी मैं कल परसों 2 दिन लगातार आपके हल्के के अंदर था, तो वहाँ पर पॉजिटिविटी काफ़ी थी आपके प्रति लोगों की। लोग आपको बाय नेम जानते हैं, बाय फेस जानते हैं। घर घर के अंदर रैंडमली मैंने सर्वे किया था। मैं ये भी मैंने नहीं बताया कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ या मैं किसी चैनल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया। तो लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं और लोगों को आपसे उम्मीद भी है। तो मैं चाहूँगा हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। बहुत आप जिस मकसद के लिए आगे बढ़ रहे हैं राजनीति के अंदर, वो मकसद आप पूरा करें, पूरा करके दिखाएं और लोगों के लिए प्रेरणा बने और नेताओं के लिए प्रेरणा बने। मैं एक बात बोलना चाहूँगा सर इस बात पे कि लोगों के बीच में जब जब भी कोई विचार लिखे गया है, शोषित का विचार, वंचित का विचार, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे वो
काशीराम जी हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग हो, चाहे अब्राहम लिंकन हो, कोई भी हो, लोगों ने कभी निराश नहीं किया। लोगों का विचार ही लोग लेके नहीं जाते हैं। क्या विचार लेके जाते हैं? होर्डिंग पटे पड़े हैं, ठीक है, इतना 50-50 लाख रुपए लगा दिए होर्डिंगों के ऊपर, लेकिन लोगों से संवाद क्या किया? उस माँ से संवाद क्या किया? एक महिला मुझे बोली कि बुजुर्ग थी, कहती बेटा तो ठीक कह रहा है, पढ़ाई कर रहे नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जब मैं ब्याह के आई तो जो तेरा ताऊ था मैं रोज पीट के सोया करता, दारू पिया करता, खूब पिया करता। मेरे छोरा हो गया, और छोरा होने के बाद में मैंने सोचा कि अगर मैं घर चली गई, ठीक है, तो मैं तो बच जाऊंगी लेकिन छोरा वीरान हो जाएगा, और मैं गई नहीं। इस व्यवस्था ने उस माँ के साथ क्या किया? उस व्यवस्था ने ये किया कि उसका बेटा नोमी फैल हो गया और नशे का आदी हो गया। वो औरत मेरे को रोते हुए बोली, कहती जिस बच्चे के लिए मैं दिन रात पिटती रही, आज ये बेटा मुझे पीट के सोता है। ये व्यथा कौन सुनेगा? होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, जाति, मेरी जाति के यहाँ इकट्ठे हो जाओ, मेरी वाली जाति। माँ की क्या जाति है? हर एक माँ की क्या जाति है? इसकी बात कौन करेगा? ठीक बात है। तो ये जो लोग जो निकल के आ रहे हैं ना जी, मैं तो गांव-गांव में एक ही बात बोल रहा हूँ कि जिस दिन एक गरीब बच्चे की माँ उसके बच्चे के शिक्षा के अधिकार के लिए खड़ी हो जाएगी, उस दिन ये सत्ता ताश के पत्तों की तरह रहेगी। देखते रहना आप भी ये बात। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। आपका भी धन्यवाद सर, आपने बुलाया और आपके दर्शकों को बहुत बराबर।